नमस्कार बंधुओं, माई सेल्फ अनूप कुशवाहा एंड वेलकम टू यू ऑल इन द यूट्यूब चैनल फिजिक्स स्कॉलर। तो हम लोग पढ़ रहे हैं पार्टिकल फिजिक्स फॉर CSIR नेट गेट एंड जस्ट एग्ज़ाम, और अभी तक कुल 7 एपिसोड हो चुके हैं। ये है हमारा आज का एपिसोड नंबर 8, और इसमें जो हमारा टॉपिक है वो है फंडामेंटल इंटरेक्शंस। ठीक है, तो इसमें हम लोग सबसे पहले फंडामेंटल इंटरेक्शन की डेफिनीशन देखेंगे, फिर इसके जो 4 टाइप्स होते हैं उनके बारे में बात करेंगे, अलग अलग सेपरेट बात करेंगे डिटेल में। फिर उसके बाद हम इन चारों को एक साथ समराइज करके इनकी प्रॉपर्टीज़ को कंपेयर करेंगे। ठीक है, तो चलिए बिना देर किए हम लोग स्टार्ट करते हैं, और सबसे पहले बात करेंगे फंडामेंटल इंटरेक्शन की डेफिनीशन के बारे में। तो फंडामेंटल इंटरेक्शन क्या है? तो फंडामेंटल इंटरेक्शन में बी डिफाइंड एज द फंडामेंटल फोर्सेस, यानी जो फंडामेंटल इंटरेक्शंस हैं आप कह सकते हैं वो वही फंडामेंटल फोर्सेस हैं। ठीक है, आप जब क्लास 11th में 12th में पढ़ते थे तो आप उसको फंडामेंटल फोर्सेस बोलते थे, है ना, मूल बल, प्रकृति में मूल बल, उसी को हम इन जनरल हायर एजुकेशन में बोलते हैं फंडामेंटल इंटरेक्शन। तो फंडामेंटल इंटरेक्शन में बी डिफाइंड एज फंडामेंटल फोर्सेस दैट एक्ट बिटवीन द एलिमेंट्री पार्टिकल्स। एलिमेंट्री पार्टिकल्स क्या होते हैं सब मैं बता चुका हूँ। जो एपिसोड नंबर 1 था उसमें मैंने आपको एलिमेंट्री पार्टिकल के बारे में बहुत ही डिटेल में बताया है, और उसका क्लासिफिकेशन भी आपको बताया था। ठीक है, तो जो लोग एलिमेंट्री पार्टिकल को सही से नहीं जानते हैं वो लोग एपिसोड नंबर 1 देख सकते हैं। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक दे देता हूँ, आप यहाँ से सीधे जा सकते हैं उस लेक्चर पे। ठीक है, तो फंडामेंटल इंटरेक्शन में बी डिफाइंड एज द फंडामेंटल फोर्सेस दैट एक्ट बिटवीन द एलिमेंट्री पार्टिकल्स ऑफ विच ऑल मैटर इज एज्यूम्ड टू बी कंपोज्ड। ठीक है, एलिमेंट्री पार्टिकल क्या है? तो एलिमेंट्री पार्टिकल ये सपोज किया जाता है कि यूनिवर्स में जितना भी पूरा जो भी मैटर है वो सब इन्हीं एलिमेंट्री पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है, और इसी एलिमेंट्री पार्टिकल के बीच में जो फोर्स काम करता है उसी फोर्स को, उसी फंडामेंटल फोर्स को ही हम फंडामेंटल इंटरेक्शन बोलते हैं। ठीक है, तो नेचर में अभी तक जो हमको मालूम चला है, या फिर कह सकते हैं कि नेचर में जो कुल फंडामेंटल इंटरेक्शन या फंडामेंटल फोर्सेस होती हैं वो कितनी होती हैं? तो नेचर में कुल 4 फंडामेंटल इंटरेक्शंस होती हैं। कितनी? 4 फंडामेंटल इंटरेक्शन। उनके कौन कौन से नाम हैं? तो ग्रेविटेशनल इंटरेक्शन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शन, स्ट्रॉन्ग एंड वीक इंटरेक्शन। तो ये 4 नेचर के ये 4 फंडामेंटल फोर्सेस या फंडामेंटल इंटरेक्शंस हैं। जितने भी एलिमेंट्री पार्टिकल, जो भी सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं, एलिमेंट्री पार्टिकल्स हैं, या कोई भी और एटम है, न्यूक्लियस है, जो भी है, इनके बीच में जितने भी पार्टिकल्स हैं उनके बीच में जो फोर्स काम करता है वो इन्हीं चारों में से कोई ना कोई एक होता है। ठीक है, छोटे से छोटा पार्टिकल ले लीजिए, बड़ा से बड़ा पार्टिकल ले लीजिए, उनके बीच में यही चारों इंटरेक्शन में से कोई ना कोई एक इंटरेक्शन काम करता है। ठीक है, न्यूक्लियर लेवल से लेकर जो है प्लैनेट के लेवल तक की अगर आप बात करेंगे तो इन्हीं में से कोई ना कोई एक इंटरेक्शन काम कर रहा होता है। ठीक है, तो माइक्रो लेवल से मैक्रो लेवल तक ये काम करते हैं। तो अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग एक एक इंटरेक्शन को डिटेल में समझेंगे। तो सबसे पहले हम लोग लेते हैं फर्स्ट इंटरेक्शन, दैट इज ग्रेविटेशनल इंटरेक्शन। ग्रेविटेशनल इंटरेक्शन से आप बहुत पहले से परिचित हैं। जब आप क्लास 9th में पढ़े थे और क्लास 11th में पढ़े थे तब आप इसको बोलते थे न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम या फिर गुरुत्वाकर्षण बल। तो वही जो आपने गुरुत्वाकर्षण, ग्रेविटेशनल फोर्स या ग्रेविटेशन की जो लॉज पढ़े थे आपने न्यूटन के, वही उसी को हम बोलते हैं ग्रेविटेशनल इंटरेक्शन। ठीक है, तो ग्रेविटेशनल इंटरेक्शन की बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ तो आप पहले से ही जानते हैं, लेकिन फिर भी मैं जितने भी इंटरेक्शन हैं उनमें एक पैटर्न बनाऊंगा कि उनकी प्रॉपर्टीज़ को कंपेयर करने के लिए। तो ग्रेविटेशनल इंटरेक्शन की अगर हम बात करें तो सबसे खास बात यह है कि ये अट्रैक्टिव नेचर का होता है। ठीक है, जो ग्रेविटेशनल इंटरेक्शन होता है वो अट्रैक्टिव नेचर का होता है। मींस जिस भी 2 एटम या 2 पार्टिकल के बीच में इस आप ग्रेविटेशनल इंटरेक्शन की बात करते हैं वो हमेशा इन दोनों पार्टिकल्स या एटम को हमेशा नज़दीक लाने की कोशिश करता है। तो ग्रेविटेशनल इंटरेक्शन का जो नेचर होता है वो हमेशा अट्रैक्टिव नेचर होता है। ठीक है, ये कभी भी रिपल्सिव नेचर का नहीं होता, ये बड़ी स्पेशल बात है। और इससे ये भी पता चलता है कि इसका अच्छा, आप ये जानते हैं कि ग्रेविटेशनल इंटरेक्शन जो होता है वो मास पर डिपेंड करता है। और अब देखिए दोनों पार्टिकल के अब मास अलग अलग हो सकते हैं, m1 और m2, लेकिन आप ये देख रहे हैं कि इनका मास चाहे जो हो, इनके बीच में जो इंटरेक्शन, जो फोर्स लग रहा है वो हमेशा अट्रैक्शन का है। इसका मतलब कि जो मासेस होते हैं वो उनके 2 टाइप नहीं होते। सपोज कि अगर चार्ज की तरह, जैसे एक प्लस चार्ज होता है एक माइनस चार्ज होता है, 2 अलग अलग टाइप हो गए। इसी वजह से इन चार्जेस की वजह से जो फोर्स लगता है वो भी 2 टाइप का होता है, कभी अट्रैक्टिव तो कभी रिपल्सिव।
ठीक है। लेकिन जब मास की बात आती है, मास के बेस पर जो इंटरेक्शन काम करता है यानी कि ग्रेविटेशनल इंटरेक्शन, वो हमेशा अट्रैक्टिव नेचर का होता है। इससे ये कंफर्म होता है कि जो मासेस होते हैं उनका कोई टाइप नहीं होता है ना, वो जो भी हैं वो एक ही टाइप है, इसीलिए इनके बीच में जो फोर्स है वो हमेशा एक ही टाइप का यानी अट्रैक्टिव नेचर में काम करता है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट जो है ग्रेविटेशनल इंटरेक्शन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट, वो ये है कि इट फॉलोज द इनवर्स स्क्वायर लॉ। इनवर्स स्क्वायर लॉ का मतलब कि जो फोर्स होता है वो डिस्टेंस के स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, इसी को हम लोग बोलते हैं इनवर्स स्क्वायर लॉ। ठीक है। तो न्यूटन ने जो फोर्स निकालने के लिए, ग्रेविटेशनल फोर्स निकालने के लिए जो फार्मूला दिया था, उस फार्मूले से आपको पता चलता है कि F प्रोपोर्शनल टू 1/r²। ठीक। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि ग्रेविटेशनल इंटरेक्शन का जो रेंज होता है वो होता है इनफाइनाइट, यानी कि अगर दो एटम को, दो पार्टिकल्स को, उनको अगर हम इनफाइनाइट डिस्टेंस पर भी रख दें तब भी उनके बीच में ये फोर्स काम करता है। ठीक है, इसलिए इसको बोलते हैं कि इसका जो रेंज होता है वो होता है इनफाइनाइट। ठीक है। और जो ग्रेविटेशनल इंटरेक्शन है वो अभी तक मालूम नेचर में 4 फंडामेंटल इंटरेक्शन में से सबसे वीकेस्ट इंटरेक्शन या वीकेस्ट फोर्स है। ठीक है, यानी अगर आप सपोज करिए कि यहाँ पर हमने कोई दो पार्टिकल रखें, वो चार्ज हो सकते हैं, न्यूट्रल हो सकते हैं, तो कोई चार्ज पार्टिकल हो या फिर न्यूट्रल पार्टिकल हो, लेकिन उसके पास मास है, तो उनके बीच में ग्रेविटेशनल इंटरेक्शन काम करेगा। लेकिन ध्यान रखिएगा कि ग्रेविटेशनल इंटरेक्शन सभी इंटरेक्शन में से सबसे कमज़ोर इंटरेक्शन है। तो सपोज कि अगर ये कोई एक चार्ज है, ये भी कोई एक चार्ज है, तो आप जान रहे हैं कि अगर चार्जेज हैं तो इन चार्जेज की वजह से तो इलेक्ट्रिक फोर्स भी काम करेगा। लेकिन मास है इसके पास, इस पार्टिकल के पास, अगर ये इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन ऐसा भी कुछ सपोज कर रहे हैं, तो इनके पास मासेस भी तो होगा, तो मासेस की वजह से भी फोर्स लगेगा, और मासेस की वजह से जो फोर्स लगेगा यानी कि ग्रेविटेशनल इंटरेक्शन होगा। तो जो ग्रेविटेशनल इंटरेक्शन इनके बीच में काम करेगा, जो इनको नज़दीक लाने की कोशिश कर रहा है, वो बहुत ही वीक होगा। और सपोज कि अगर ये दोनों प्रोटॉन निकले तो जो इलेक्ट्रिक फोर्स काम करेगा वो तो रिपल्सिव नेचर का होगा। तो किसका इफेक्ट आपको देखने को मिलेगा, तो वही जो ज़्यादा होगा वही डोमिनेट कर जाएगा। तो इलेक्ट्रिक फोर्स जो होता है वो इस ग्रेविटेशनल इंटरेक्शन से काफ़ी स्ट्रांग होगा, इस वजह से उसी का इफेक्ट आपको देखने को मिलेगा। ठीक है। तो इसलिए आप एक बात याद रखिएगा कि ग्रेविटेशनल इंटरेक्शन सबसे वीक इंटरेक्शन है इस नेचर का, और इसी वजह से आप एक पॉइंट नोट करेंगे कि जब हम पार्टिकल फिजिक्स जो कि हम पढ़ रहे हैं, पार्टिकल फिजिक्स में जब भी किसी रिएक्शन की हम बात करते हैं, उसकी कौन से इंटरेक्शन के थ्रू वो रिएक्शन पॉसिबल है, तो उसमें आप खाली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शन, वीक इंटरेक्शन और स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन के बारे में ही डिस्कस करते हैं। कभी भी पार्टिकल फिजिक्स में आप ये नहीं करते हैं कि ये इंटरेक्शन जो है वो ग्रेविटेशनल इंटरेक्शन के थ्रू पॉसिबल है। क्यों? क्योंकि ग्रेविटेशनल इंटरेक्शन इतना वीक होता है कि पार्टिकल लेवल पर, अगर हम बहुत माइक्रो लेवल पर जाएं, ठीक है ना, जो न्यूट्रिनो, एंटी न्यूट्रिनो और फोटोन, ग्रेविटॉन, ये जो पार्टिकल्स की जब हम बारे में बात करते हैं, तो ये इतना ज़्यादा कमज़ोर होता है कि ये सिग्निफिकेंट ही नहीं होता है, कंसिडरेबल ही नहीं होता है। ठीक है। तो पार्टिकल फिजिक्स में हम जब किसी भी इंटरेक्शन की बात करेंगे तो उसमें से बस ये 3 आएंगे, क्योंकि ये नेचर में सबसे वीकेस्ट इंटरेक्शन है और ये कंसिडरेबल नहीं होता, सिग्निफिकेंट नहीं होता। ठीक है। कुछ और भी पॉइंट्स हैं इसके बारे में कि जब ये इंटरेक्शन काम करता है जिन भी दो एटम, दो पार्टिकल के बीच में, तो उसमें कुछ पार्टिकल का एक्सचेंज होता है एक दूसरे में, और जो पार्टिकल एक्सचेंज होता है ग्रेविटेशनल इंटरेक्शन में उसका नाम है ग्रेविटॉन। ठीक है। और ग्रेविटॉन का मास होता है 0, इसका स्पिन होता है 2 और इसकी स्पीड होती है c। ठीक है। c मतलब स्पीड ऑफ लाइट। अच्छा, स्पिन इसकी 2 हो गई, यानी कि एक इंटीग्रल स्पिन हो गया, तो इससे ये भी कंफर्म हो गया कि जो ग्रेविटॉन होता है वो क्या होता है, एक बोसॉन होता है। ठीक है ना। बोसॉन मतलब वो पार्टिकल जिनका स्पिन इंटीग्रल स्पिन हो, 0, 1, 2, 3 इस टाइप का, और जिनका इंटीग्रल स्पिन नहीं होता है, हाफ इंटीग्रल स्पिन होता है, उनको हम क्या बोलते हैं, तो उनको हम बोलते हैं फर्मियंस। ठीक है। फर्स्ट लेक्चर में मैंने आपको इसको भी बताया था, ऑन द बेसिस ऑफ स्पिन, जब हम एलिमेंट्री पार्टिकल को क्लासीफाई कर रहे थे, तो उसमें मैंने आपको बोसॉन और फर्मियन के बारे में बताया था। ठीक है। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप उसको देख सकते हैं। आगे हम इसके स्ट्रेंथ की अगर बात करें तो स्ट्रेंथ ऑफ ग्रेविटेशनल इंटरेक्शन इज गिवन बाय अ डायमेंशनलेस कपलिंग कांस्टेंट इक्वल टू Gm((h)c। ठीक है। तो ये जो एक्सप्रेशन है, इस एक्सप्रेशन से हम इस इंटरेक्शन यानी ग्रेविटेशनल इंटरेक्शन की स्ट्रेंथ को जज करते हैं, मेजर करते हैं। ठीक है। और इस इंटरेक्शन की अगर कैरेक्टरिस्टिक टाइम की बात करें तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक टाइम हाईएस्ट होती है सभी इंटरेक्शंस में से, और वो कितनी होती है, 10⁻16 सेकेंड। ठीक है।
यानी जो ग्रेविटेशनल इंटरेक्शन होता है वो इस नेचर का सबसे वीकेस्ट इंटरेक्शन है, लेकिन उसका जो कैरेक्टरिस्टिक टाइम है वो हाईएस्ट होता है। तो इससे कहीं ना कहीं एक रिलेशन आपको ऐसा कुछ दिख रहा है कि अगर उसका जो स्ट्रेंथ है, अगर वो स्ट्रेंथ अगर आप मिनिमम हो गई, यानी कि हाँ जो स्ट्रेंथ है अगर वो कम से कम है तो उसका कैरेक्टरिस्टिक टाइम ज़्यादा से ज़्यादा होगा। ठीक है, तो इस रिलेशन को आगे भी हम डिस्कस करेंगे। तो ग्रेविटेशनल इंटरेक्शन को जल्दी से रिकैप कर लेते हैं। ग्रेविटेशनल इंटरेक्शन जो होता है वो नेचर में हमेशा अट्रैक्टिव होता है, ये इन्वर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करता है, इसका रेंज इनफाइनाइट है और ये नेचर का सबसे वीकेस्ट इंटरेक्शन होता है। और इसमें जो एक्सचेंज पार्टिकल है उसको बोलते हैं ग्रेविटॉन, मास 0, स्पिन 2 और स्पीड c के इक्वल। इसकी स्ट्रेंथ को एक कपलिंग कांस्टेंट डायमेंशनलेस कांस्टेंट से मेजर करते हैं, उसकी वैल्यू होती है g/mn²/h⁻c। सारे कांस्टेंट की वैल्यू रख देंगे तो इसका न्यूमेरिकल वैल्यू आ जाएगा। और इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक टाइम होती है वो हाईएस्ट होती है, दैट इज 10⁻16 सेकेंड। ठीक है, चलिए तो ग्रेविटेशनल इंटरेक्शन को कंप्लीट करने के बाद अब हम बात करेंगे नेक्स्ट इंटरेक्शन के बारे में, दैट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शन। ध्यान रखिएगा, ये जो लेक्चर मैं बना रहा हूँ फंडामेंटल इंटरेक्शन के ऊपर, इसमें इसको देखने के बाद आपको फंडामेंटल इंटरेक्शन को लेकर जितने भी आपके डाउट्स हैं वो सब के सब क्लियर हो जाएंगे और आपको एक जगह पर इकट्ठा सारा जो इससे रिलेटेड जो फैक्ट है वो मैं यहाँ पर समराइज़ करके आपको दे रहा हूँ। ठीक है, तो आपको प्रॉब्लम्स नहीं होंगी, आपको किसी बुक को के लिए परेशान नहीं होना कि किस बुक से इस टॉपिक को हम पढ़ें। ठीक है, यही पर्याप्त है आपके लिए, एग्जाम के लिए, आपके CSIR, नेट, गेट और जस्ट के एग्जाम के लिए, यहाँ तक कि MSc के सेमेस्टर के लिए भी आपके लिए ये पर्याप्त है इंटरेक्शन। ठीक है, चलिए तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शन की बात कर लेते हैं। जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शन है वो अट्रैक्टिव और रिपल्सिव दोनों नेचर का होता है। अट्रैक्टिव और रिपल्सिव दोनों क्यों? क्योंकि ये चार्ज पर डिपेंड करता है और चार्जेस दो टाइप के होते हैं। तो अगर चार्जेस दो टाइप के होते हैं, यानी कि पॉजिटिव चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। अगर चार्जेस दो टाइप के होते हैं तो इसीलिए इनके बीच में जो इंटरेक्शन, जो फोर्स काम करेगा वो भी दो टाइप के हो सकते हैं, अट्रैक्टिव एंड रिपल्सिव। जबकि आपने देखा कि ग्रेविटेशनल इंटरेक्शन में मासेस एक ही टाइप के होते थे, इसीलिए उनके बीच में जो फोर्स काम करता था वो भी केवल एक टाइप का होता था, अट्रैक्टिव। ठीक है, अच्छा अब ये अट्रैक्टिव ये कब होगा और रिपल्सिव कब होगा? तो जब दोनों चार्जेस सेम होंगे, जिनके बीच में हम फोर्स की बात कर रहे हैं, जब दोनों सेम होंगे तो ये रिपल्सिव होगा। अब जब दोनों अपोजिट होंगे तो फिर ये अट्रैक्टिव होगा। ठीक है, अब आप सोच रहे होंगे कि ये तो सब इलेक्ट्रिक फील्ड से और इलेक्ट्रिक फोर्स के बारे में बात हो रही है, तो फिर ये तो टॉपिक तो हमारा तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शन है। क्या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शन वही जो इलेक्ट्रिक इंटरेक्शन है वही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शन है? क्या इसमें मैग्नेटिक टर्म का कोई अलग मतलब नहीं है? तो ध्यान रखिएगा कि इलेक्ट्रिक है ना, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक जो फील्ड हैं ये दो सेपरेट चीज़ नहीं है, बल्कि एक दूसरे के रिलेटिविस्टिक इफेक्ट होते हैं। ध्यान रखिएगा, ठीक है। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड को आप एकदम कभी भी एब्सोल्यूट नहीं है ये आपस में, इनको आप सेपरेट नहीं कर सकते। वायरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड है तो वहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाता है, और किसी आप मेटल को अगर आप मैग्नेटिक फील्ड में मूव करवाते हैं तो मोशनल ईएमएफ की वजह से यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो जाता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर है तो इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड भी है, और अगर वायरिंग मैग्नेटिक फील्ड है तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड भी है। तो ये हमेशा एक दूसरे में इंटरकनेक्टेड है एक दूसरे से, इसीलिए ये टर्म यूज़ होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। ठीक है, तो इस टर्म का आप मतलब समझिएगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक का मतलब कि कभी भी आप इनको सेपरेट नहीं कर पाते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं आगे। अगला पॉइंट ये है इसके बारे में कि ये भी इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करता है ग्रेविटेशनल इंटरेक्शन की तरह, यानी F∝1/r² होता है, और ग्रेविटेशनल इंटरेक्शन की तरह इसका भी रेंज क्या होता है, इनफाइनाइट होता है। ठीक है, लेकिन एक चीज़ जो उससे डिफरेंट है वो ये है कि जो ग्रेविटेशनल इंटरेक्शन होता है वो जिन भी दो मासेस के बीच में ये इंटरेक्शन की आप बात कर रहे थे, उनके बीच के मीडियम पर ये डिपेंड नहीं करता था ग्रेविटेशनल इंटरेक्शन। लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शन में ये बात है कि अगर आप जिन दो चार्जेस के बारे में बात कर रहे हैं उनके बीच का मीडियम क्या है, ये डिसाइड करता है कि इनके बीच में वो फोर्स कितना लगेगा। ठीक है, और इसके साथ ही साथ इन चार्ज पार्टिकल का वेलोसिटी भी इस चीज़ को डिसाइड करता है। ठीक है, तो ग्रेविटेशनल इंटरेक्शन में जो फोर्स होता है या ग्रेविटेशनल इंटरेक्शन जो होता है वो बीच के मीडियम पर डिपेंड नहीं करता, लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शन मीडियम पर भी डिपेंड करता है और इन पार्टिकल की वेलोसिटी पर भी डिपेंड करता है। ठीक है, चलिए अब आगे देखेंगे इसके बीच में एक्सचेंज पार्टिकल क्या होता है।
तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शन में जो एक्सचेंज पार्टिकल है दैट इज फोटोन, जिसका मास होता है 0, स्पिन 1 और स्पीड c के इक्वल। अब स्पिन 1 हो गई, फिर से पता चला कि ये इंटीग्रल स्पिन है, इसका मतलब कि ये भी क्या हो गया, ये भी बोसॉन की कैटेगरी में आएगा इंटीग्रल स्पिन की वजह से, ठीक है। और इसकी जो स्ट्रेंथ है दैट इज गिवन बाय अ डायमेंशन लेस कपलिंग कांस्टेंट वंस अगेन नेम्ड एज फाइन स्ट्रक्चर कांस्टेंट, ठीक है। तो ये नाम आप याद रखिएगा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शन के केस में जो स्ट्रेंथ मेजर करने के लिए कांस्टेंट है उसका नाम है फाइन स्ट्रक्चर कांस्टेंट, और उसकी वैल्यू है 1/137। अल्फा इज इक्वल टू 1/137, ठीक है। और इसका जो कैरेक्टरिस्टिक टाइम होता है दैट इज 10⁻16 टू 10⁻20 सेकेंड, ठीक है। अब एक बार रिकैप लेते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शन का, फिर हम लोग मूव करेंगे नेक्स्ट इंटरेक्शन के ऊपर। इसका जो नेचर होता है वो अट्रैक्टिव और रिपल्सिव दोनों नेचर का होता है, ठीक है। अट्रैक्टिव रिपल्सिव दोनों नेचर का होता है। ये भी इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करता है, इसका भी रेंज इनफाइनाइट होता है, लेकिन ये चार्ज के बीच के मीडियम और उसकी वेलोसिटी पर डिपेंड करता है। और इसके केस में जो एक्सचेंज पार्टिकल है दैट इज फोटोन, जिसका मास 0 है, स्पिन 1 है और स्पीड c के इक्वल होता है, ठीक है। एंड स्ट्रेंथ इज गिवन बाय द फाइन स्ट्रक्चर कांस्टेंट अल्फा इक्वल टू 1/137 एंड कैरेक्टरिस्टिक टाइम रेंज इज 10⁻16 टू 10⁻20 सेकेंड, ओके। नाउ मूव टू द नेक्स्ट इंटरेक्शन दैट इज स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन। स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन जो होता है, देखिए आपने ग्रेविटेशनल देख लिया है, आपने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक देख लिया है, तो स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन में अगर हम लोग मूव करें तो इसका भी जो नेचर होता है वो अट्रैक्टिव भी होता है, रिपल्सिव भी होता है, ठीक है। जैसे आपने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक में देखा कि वो अट्रैक्टिव और रिपल्सिव दोनों हो सकते हैं, तो इसी तरह से स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन भी अट्रैक्टिव और रिपल्सिव दोनों हो सकता है। लेकिन कब? तो अट्रैक्टिव ये तब होते हैं जब दोनों पार्टिकल के बीच का जो डिस्टेंस होता है वो नॉर्मल डिस्टेंस हो। लेकिन अगर उनके बीच का डिस्टेंस बहुत कम हो जाए, शार्प डिस्टेंस पर, ये अट्रैक्टिव जो नेचर था वो रिपल्सिव नेचर में चेंज हो जाता है, ठीक है। तो दोनों पार्टिकल के बीच की डिस्टेंस अगर कोई नॉर्मल डिस्टेंस है तब तक तो ये अट्रैक्टिव नेचर का होगा, इस तरीके से रहेगा। लेकिन इनके बीच की डिस्टेंस बहुत कम कर देंगे तो फिर ये रिपल्सिव नेचर के हो जाते हैं, ठीक है। और इनका जो रेंज होता है वो 10⁻15 मीटर होता है, और इस डिस्टेंस को 10⁻15 मीटर को हम फर्मी भी बोलते हैं, ठीक है। फर्मी या फेम्टोमीटर बोल सकते हैं। और ये न्यूक्लियस के रेडियस का रेंज होता है, ठीक है। तो न्यूक्लियस के रेडियस के रेंज में ही ये फोर्स इफेक्टिव होता है, जिसको हम स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन बोल रहे हैं। और ख़ास बात ये है, जैसे आपने देखा था ग्रेविटेशनल इंटरेक्शन जो होता है वो सभी इंटरेक्शन में सबसे वीकेस्ट इंटरेक्शन है, बिल्कुल उसी का अपोजिट कर लीजिए। स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन जो होता है वो नेचर का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट इंटरेक्शन होता है, ठीक है, सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन। और इसके केस में जो एक्सचेंज पार्टिकल है उसको हम बोलते हैं पाइऑन। और पाइऑन क्या है ये तो आप जानते ही होंगे, मैं बता चुका हूँ आपको। पाइऑन जो होता है इसको हम पाई मेसॉन भी कर सकते हैं, ठीक है। एक मिनट, ये हाँ हम लोग बात कर रहे थे किसकी, स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन की बात कर रहे थे। तो स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन में जो एक्सचेंज पार्टिकल हमारे पास है उसको हम बोलते हैं पाइऑन्स, जो कि मेसॉन का एक टाइप है ना। मेसॉन के टाइप याद है आपको? मेसॉन के कितने टाइप होते हैं? तो मैंने आपको बताया था मेसॉन के 3 टाइप होते हैं, के, पाई और ईटा, ठीक है। के मेसॉन, पाई मेसॉन एंड ईटा मेसॉन। याद करने के लिए मैंने आपको बताया था, सपोज कि ये कोई ईट है, यहाँ पर 2 लोग खड़े हैं, है ना, और कोई तीसरा इनसे कहता है कि दौड़ो और देखता हूँ कि कौन इसको जाके जल्दी पाएगा। तो आप इसमें आप ऐसे याद कर सकते हैं, के, पाई, ईटा, ठीक है। तो के मेसॉन, पाई मेसॉन एंड ईटा मेसॉन, ठीक है। इसी को केऑन्स, इसको पाइऑन्स और इसको ईटा बोलते हैं। तो ये जो पाइऑन्स हैं ये स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन के केस में एक्सचेंज पार्टिकल हैं, और इनकी भी प्रॉपर्टी आप मास, स्पिन और स्पीड हर बार का जो है डिस्कस करते आए हैं। तो इसमें भी हम देखते हैं कि इसका मास क्या है, इसकी स्पीड क्या है, इसका स्पिन क्या है। तो जो पाइऑन्स का मास होता है उसमें आप पाइऑन्स में आप जान गए ना, पाई प्लस, पाई माइनस, पाई नॉट होता है। तो जो पाई प्लस और पाई माइनस मेसॉन हैं, पाइऑन्स हैं, उनका जो मास होता है वो होता है 139.5 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और यहाँ आप एक छूट गया है, अपान सी स्क्वायर होगा, ठीक है। 139.5 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर सी स्क्वायर। और जो पाई नॉट होता है उसका मास होता है 134.5 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर सी स्क्वायर, और इसकी जो स्पिन होती है वो होती है 0, ठीक है। और स्पीड होता है लेस देन द स्पीड ऑफ द लाइट। अब स्पिन 0 होता है तो इससे ये कंफर्म हुआ कि इंटीग्रल स्पिन है, दैट मीन्स ये भी क्या हो जाएगा, ये भी बोसॉन हो जाएगा, ठीक है, ये भी बोसॉन हो जाएगा। एंड द स्ट्रेंथ ऑफ स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन इज गिवन बाय द डायमेंशन लेस कपलिंग कांस्टेंट
इक्वल टू जी स्क्वायर अपान 4 पाई एच कट सी, दैट इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 1000 टाइम्स ऑफ अल्फा। एंड व्हाट इज अल्फा? तो अल्फा मैंने आपको पीछे बता दिया है, अल्फा इज द फाइन स्ट्रक्चर कांस्टेंट, फाइन स्ट्रक्चर कांस्टेंट जिसकी वैल्यू कितनी होती है 1/137। ठीक है, चलिए अब लास्ट पॉइंट इसके बारे में, स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन के बारे में है, इसका क्या कैरेक्टरिस्टिक टाइम, और इसका कैरेक्टरिस्टिक टाइम होता है 10⁻23 सेकेंड। ठीक है, जल्दी से रिकैप कर लेते हैं इसको, स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन को। इसका जो नेचर होता है वो नॉर्मल डिस्टेंस पर अट्रैक्टिव होता है, लेकिन शॉर्ट डिस्टेंस पर रिपल्सिव हो जाता है। रेंज जो होता है वो न्यूक्लियस के रेडियस के रेंज का होता है 10⁻15 मीटर, यानी कि 1 फर्मी का रेंज होता है इसका। और ये नेचर का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट इंटरेक्शन है, स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स है। इसमें जो एक्सचेंज पार्टिकल है दैट इज पाइऑन्स, उसकी स्पिन 0 होती है और स्पीड लेस देन द स्पीड ऑफ द लाइट होती है, और मास पाई प्लस पाई माइनस के लिए 130.5 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर सी स्क्वायर, और पाई नॉट के लिए 134.5 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर सी स्क्वायर। ठीक है, और इसकी स्ट्रेंथ है जी स्क्वायर अपान 4 पाई एच कट सी, और करेक्टरिस्टिक टाइम 10⁻23 सेकेंड। ओके, तो अब हम लोग आ गए हैं एकदम लास्ट इंटरेक्शन पे, और इसको पढ़ने के बाद हम चारों इंटरेक्शन को समराइज करेंगे और उनकी प्रॉपर्टीज़ को कंपेयर भी करेंगे। ठीक है, तो वीक इंटरेक्शन की अगर हम बात करें तो वीक इंटरेक्शन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द रेडियो एक्टिव डीके ऑफ द एटम्स, है ना। एटम के रेडियो एक्टिव डीके के लिए वीक इंटरेक्शन ही रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, तो जब भी किसी पार्टिकल का डीके होता है तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? वीक इंटरेक्शन। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर मैंने लिख भी दिया है, बीटा डीके का एग्जाम्पल मैंने लिया है। जब न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट होता है और यहाँ पर ये बीटा पार्टिकल निकलता है और एक एंटी न्यूट्रिनो निकलता है, तो इसमें जो इंटरेक्शन काम कर रहा है वो इंटरेक्शन कौन सा है? तो वीक इंटरेक्शन होता है। ठीक है, नॉर्मली जिस भी इंटरेक्शन में न्यूट्रिनो या एंटी न्यूट्रिनो आते हैं वो वीक इंटरेक्शन के थ्रू ही हो रहा होता है, लेकिन ये बात 100% सच नहीं है। बहुत बार मतलब बहुत सारे पार्टिकल होते हैं जो अलग अलग टाइम पर अलग अलग इंटरेक्शन के थ्रू प्रोसेस कर रहे होते हैं, इसलिए आप इसको श्योर नहीं हो सकते हैं, लेकिन एक जनरल आइडिया ये हो सकता है। ठीक है, अब इसके रेंज की अगर हम बात करें तो इसका जो रेंज होता है वो स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन से भी कम होता है, या कह लीजिए सबसे कम होता है, दैट इज 10⁻17 से लेकर 10⁻18 मीटर तक। ठीक है, और एक्सचेंज पार्टिकल जो इसके केस में है दैट इज वेक्टर बोसॉन, 3 होते हैं वेक्टर बोसॉन, W+, W- एंड W0। ठीक है, और हम लोग फिर से इसकी बात करेंगे इसके स्पिन और वेलोसिटी और मास के बारे में। तो जो W+, W- होता है उसका मास होता है 82 G यानी गीगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर सी स्क्वायर, यहाँ पर भी होगा। और जो Z0 है उसका मास होता है 92 गीगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर सी स्क्वायर। ठीक है, स्पिन 1 है जो कि इंटीग्रल स्पिन है, इसका मतलब फिर से ये बोसॉन हुआ, और स्पीड होता है लेस देन द स्पीड ऑफ द लाइट। नेक्स्ट पॉइंट है स्ट्रेंथ ऑफ ए वीक इंटरेक्शन, इट इज गिवन बाय डायमेंशन लेस कपलिंग कांस्टेंट दैट इज इक्वल टू GF का होल स्क्वायर अपान H कट C का होल स्क्वायर इंटू M⁻C अपान H कट का होल पावर 4। और करेक्टरिस्टिक टाइम जो होता है वीक इंटरेक्शन का वो होता है 10⁻6 से 10⁻13 सेकेंड तक। ठीक है, तो इस तरीके से आपने वीक इंटरेक्शन में देखा कि वीक इंटरेक्शन जो होता है वो रेडियो एक्टिव डीके के लिए या पार्टिकल के डीके के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ये काफ़ी वीक होता है, लेकिन ग्रेविटेशनल इंटरेक्शन से तो वीक नहीं होता है। और इसका जो रेंज होता है वो मिनिमम रेंज है अभी तक के सारे इंटरेक्शन में, 10⁻17 टू 10⁻18 मीटर। एक्सचेंज पार्टिकल का नाम है वेक्टर बोसॉन, W+, W- W0, स्पिन 1 होता है और स्पीड लेस देन द स्पीड ऑफ लाइट होती है। और स्ट्रेंथ इज गिवन बाय द कांस्टेंट GF स्क्वायर अपान H कट C होल स्क्वायर M⁻C अपान H कट होल पावर 4। करेक्टरिस्टिक टाइम इज 10⁻6 टू 10⁻13 सेकेंड। ठीक है, तो इस तरीके से आपने चारों के चारों इंटरेक्शन को देख लिया, ग्रेविटेशनल, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, स्ट्रॉन्ग एंड वीक इंटरेक्शन। सबके बारे में मैंने सभी प्रॉपर्टीज़ आपको बता दी, और इससे आपको आइडिया हो गया होगा कि कौन सा इंटरेक्शन का रेंज कितना है, करेक्टरिस्टिक टाइम कितना है, कौन कितना इफेक्टिव है। ठीक है, कौन सा एक्सचेंज पार्टिकल किस केस में आता है, ये आपने देख लिया। अब यहाँ से एक कंक्लूजन आपने देखा ही था कि जिसकी स्ट्रेंथ जितनी ज़्यादा होती है उसका लाइफ टाइम उतना कम होता है, या करेक्टरिस्टिक टाइम उतना कम होता है। तो ग्रेविटेशनल इंटरेक्शन के केस में ही मैंने आपको बता दिया था कि ग्रेविटेशनल इंटरेक्शन जो होता है उसका जो करेक्टरिस्टिक टाइम होता है वो मैक्सिमम होता है। ठीक है, ग्रेविटेशनल इंटरेक्शन का करेक्टरिस्टिक टाइम मैक्सिमम होता है, इसी वजह से उसकी स्ट्रेंथ क्या थी? मिनिमम। इसी तरीके से अगर स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन की बात करें तो उसके लिए जो करेक्टरिस्टिक टाइम होता है वो मिनिमम होता है, जिसके कारण उसका स्ट्रेंथ जो है मैक्सिमम होता है।
ठीक है, तो ये एक रिलेशन आप यहाँ से निकाल सकते हैं कि स्ट्रेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू दी लाइफ टाइम और करेक्टरिस्टिक टाइम ऑफ द इंटरेक्शन। तो यहाँ पर मैंने ऑर्डर लिख दिया है लाइफ टाइम का, कि सबसे ज़्यादा लाइफ टाइम ग्रेविटेशनल इंटरेक्शन का, उसके बाद वीक है, उससे कम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक और सबसे कम स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन का। अब इसी को अगर हम स्ट्रेंथ का ऑर्डर बनाएं तो जस्ट अपोजिट हो जाएगा। तो हाईएस्ट जो स्ट्रेंथ होती है, मैक्सिमम जो स्ट्रेंथ होती है वो स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन की, उससे कम वीक की, उससे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक की, उससे कम वीक, और सबसे कम स्ट्रेंथ जो होती है वो ग्रेविटेशनल इंटरेक्शन की होती है। ठीक है, तो ये जो प्रॉपर्टी आपने देखी, स्ट्रेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कैरेक्टरिस्टिक टाइम, उससे ये दो कंक्लूजन आपको देखने को मिले। ठीक है, तो अब चारों इंटरेक्शन पढ़ने के बाद मैं जल्दी से इसको समराइज कर देता हूँ और लेक्चर को कंक्लूड करता हूँ। तो आपने देखे फंडामेंटल इंटरेक्शन, 4 फंडामेंटल इंटरेक्शन है नेचर में हमारे, और उन चारों का नाम यहाँ पर मैंने लिख दिया है, और कुछ प्रॉपर्टीज़ को भी मैंने यहाँ पर लिख दिया जिसको हमको कंपेयर करना है। ठीक है, तो चारों इंटरेक्शन में से यहाँ पर चारों को मैंने लिख दिया है। देखिए, स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, वीक और ग्रेविटेशनल इंटरेक्शन, ये 4 फंडामेंटल इंटरेक्शन हो गए। ठीक है, अब इनके रेंज की बात करें तो स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन का रेंज 10⁻15 मीटर यानी 1 फर्मी के इक्वल, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शन और ग्रेविटेशनल इंटरेक्शन दोनों का रेंज इनफाइनाइट होता है, और वीक इंटरेक्शन का रेंज सबसे कम दैट इज 10⁻17 से 10⁻18 मीटर। ठीक है, स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन के केस में जो एक्सचेंज पार्टिकल है उसको पाइऑन्स बोलते हैं, 3 टाइप के हैं, पाई प्लस, पाई माइनस, पाई नॉट, यानी कि ये ट्रिपलेट होते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक के लिए एक्सचेंज पार्टिकल फोटोन, वीक इंटरेक्शन के लिए वेक्टर बोसॉन, ये भी ट्रिपलेट हैं, ओमे W प्लस, W माइनस एंड Z नॉट, और ग्रेविटेशनल इंटरेक्शन में जो एक्सचेंज पार्टिकल है दैट इज़ ग्रेविटॉन। स्पिन की अगर बात करें हम, पाइऑन्स की स्पिन होती है 0 यानी कि ये बोसॉन हुए, फोटोन की स्पिन होती है 1, ये भी बोसॉन हुए, वेक्टर बोसॉन की स्पिन होती है 1, ये भी बोसॉन हुए, और ग्रेविटॉन की स्पिन होती है 2, ये भी बोसॉन हो गए। ठीक है, अब देखिए हम बात करने जा रहे हैं, और ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कंपैरिजन में से प्रॉपर्टी है, क्योंकि इसकी हेल्प से आप समझ पाएंगे कौन कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, उसको आप समझ पाएंगे, फील कर पाएंगे। आप सपोज कि हम ये मान लें कि स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन जो है उसकी स्ट्रेंथ को हम 1 यूनिट मान रहे हैं, 1 मान रहे हैं, तो अब इसी से हम कंपेयर करेंगे कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शन होगा वो इसका कितना गुना ज़्यादा या कम होगा। तो जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शन होता है वो स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन से 10⁻13 टाइम्स होता है। अब 10⁻13 टाइम का मतलब कि 1000 टाइम्स कम हो गया, 1000 गुना कम ताकतवर होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शन स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन से, है ना। इसी तरीके से अगर हम इसको देखें तो ये देखिए 10⁻11 गुना, यानी कि 1/10⁻11 हो जाएगा। तो 10⁻11 टाइम्स कम स्ट्रेंथ होती है वीक इंटरेक्शन की स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन की कंपैरिजन में। इसी तरीके से अगर ग्रेविटेशनल इंटरेक्शन की बात करें उसका तो सबसे कम है, दैट इज 10⁻40 टाइम्स, -40 है 10⁻40, तो इसका मतलब 1/10⁻40 हो जाएगा। तो स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन के कंपैरिजन में जो ग्रेविटेशनल इंटरेक्शन होता है, यानी स्ट्रॉन्गेस्ट इंटरेक्शन के कंपैरिजन में जो वीकेस्ट इंटरेक्शन होता है वो 10⁻40 टाइम्स वीक होता है। ठीक है, तो ये जो रिलेटिव स्ट्रेंथ वाला टर्म था ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, इससे आप फील कर पाएंगे कौन कितना वीक है और कौन कितना स्ट्रॉन्ग। ठीक, लास्ट में आ गया इसका कैरेक्टरिस्टिक टाइम, जो कि आप देख भी चुके हैं। स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन के लिए कैरेक्टरिस्टिक टाइम है 10⁻23 सेकेंड, वीक इंटरेक्शन के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक के लिए 10⁻16 टू 10⁻12 सेकेंड, वीक के लिए 10⁻6 टू 10⁻13 सेकेंड, और ग्रेविटेशनल इंटरेक्शन के लिए होता है 10⁻16 सेकेंड। ठीक है, तो इस तरीके से आपने आज के लेक्चर में सभी 4 फंडामेंटल इंटरेक्शन को समझा, डिटेल में उनको समझा, फिर उनकी कुछ प्रॉपर्टीज़ को एक साथ यहाँ पर समराइज करके कंपैरिजन भी आपने देख लिया। आशा करता हूँ कि ये लेक्चर आपको खूब पसंद आया होगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक आप लोग पढ़ते रहिए, स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। धन्यवाद।